हमारे फार्म को आए ना सील करें, ये आए हमें गिरफ्तार करें। मसला ये है कि पीटीआई या तो ये हो ना कि अपने शुरू किए हुए कोई मंसूबा बता दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जो हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिसमें कराची में कल ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ NA 133 के इंतखाबात के बाद पंजाब, जहाँ पर नई सफ़बंदी के लिए हिकमत अमली मुरतब की जा रही है, और ज़ाहिर है वो भी मरकज़ बन गया है पंजाब, जहाँ पर तब्दीली की गूंज भी हमें सुनाई दे रही है। जरदारी साहब ने मियाँ साहब को एक पेशकश की है, जिसमें वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक पैगाम भिजवाया है। वो ये कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट की जो चेयरमैन सेनेट है वो हमारा है, पंजाब का जो वज़ीर आला है उसके लिए वो मुस्लिम लीग नून को पेशकश कर रहे हैं कि वो आप रख लें। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कौमी असम्बली का जो स्पीकरशिप है वो भी आप रख लें, लेकिन हमारा साथ दें, क्योंकि वो दावा भी कर रही है खासतौर पर पीपल्स पार्टी, खुद आसिफ अली जरदारी साहब, कि हमारा साथ देने जा रही है काफ लीग और GDA। अब काफ लीग से खुद मुस्लिम लीग नून का रब्ता हुआ है। अब काफ लीग ज़ाहिर है कितना अहम किरदार अदा कर सकती है। नाज़रीन, तो आप जानते ही हैं कि पंजाब की सियासत में काफ लीग का किरदार हमेशा बड़ा अहम रहा है, लेकिन जो हिकमत अमली पीपल्स पार्टी अपनाना चाहती है या फिर जरदारी साहब अपनाना चाहते हैं, उस हिकमत अमली को मुस्लिम लीग नून किस नज़र देखेगी, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिनका एक एका भी हुआ, फिर उसके बाद अपने मफादात के लिए वो अलग भी हो गए, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी हमेशा लगते रहे हैं। फिर ख़ास तौर पे जरदारी साहब के बयान पर मियाँ शहबाज शरीफ ने शदीद मजम्मत भी की। वो बयान जो है 133 के इंतखाबात के रिज़ल्ट के बाद जरदारी साहब का आया था, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनका जो बयान है, ऐसे बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। जिसमें वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मुल्क में नहीं रहते, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो कैसे इस यहाँ का फैसला कर सकते हैं, उन्हें क्या पता, जिनका जीना मरना ही इस मुल्क में नहीं है। तो अब ये सारी सूरत हाल है, नई सियासी हिकमत अमली बनने जा रही है। क्या कोई तब्दीली आएगी? क्या ये तब्दीली वाकई पंजाब से आएगी? क्या इस तब्दीली के लिए दोनों जमातें मिलकर कुछ कर पाएंगी? और ख़ास तौर पर PDM जो कि 4 माह बाद एहतजाज करने जा रही है, वो क्या रंग दिखाएगी? क्योंकि अगर आज की महंगाई पर एहतजाज करने की बात 4 माह बाद की जाए तो उसमें कितना दमखम होगा, जब हमने कल भी गुफ्तगू की थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी दो बड़ी जमातें, जो दो बड़ी स्टेक होल्डर जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जब ये दोनों मिल के कोई काम करने का सोचती हैं, तो हमेशा हमने देखा कि अगर हम ऐवान के अंदर बात करें तो वहाँ भी बड़ी तब्दीली आई, बड़ा झटका लगा हुकूमत को। और अब अगर ऐवान की बाहर बात करें तो दो बड़ी जमातें अगर साथ होती हैं तो कई सूरत हाल कुछ बनती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर ये दोनों जमातें, जो हमेशा हमने देखा कि अपने मफादात के लिए एक दूसरे से इल्ज़ामात भी लगाती हैं, एक दूसरे से अलग भी हो जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं मिल भी जाती हैं और अपनी अपनी सियासत जो है वो उसको देख रही होती हैं, तो उसमें फिर जो अपोजिशन का किरदार है वो बड़ा अजीब हो जाता है। क्योंकि अपोजिशन जब मिल के अपोजिशन नहीं करती है, जो बड़ी जमातें अपोजिशन नहीं करती हैं, तो फिर ज़ाहिर हुकूमत को भी टफ टाइम देने वाली सूरत हाल नहीं होती। और फिर अब जब हम देखें कि इन 3.5 साल के दौर में जो कुछ हुकूमत की कारकर्दगी रही, उस पर टफ टाइम देने के लिए उस तरह की अपोजिशन मौजूद नहीं रही। खासतौर पर जो PDM बनी, उसके बाद जो PDM के बाद बनने की सूरत हाल थी, जिस तरह PDM ने टफ टाइम देना था वो भी नहीं हुआ। और अब 23 मार्च की जो डेट दे दी गई है, उस वक्त PDM क्या करेगी? और जो एहतजाज आज होना है वो 23 मार्च को होने का है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि अगर 4 महीने बाद एहतजाज होता है तो उस एहतजाज के क्या मायने रहेंगे? ये भी बड़ी अहम और दिलचस्प सूरत हाल है कि आज PDM ये कह रही है कि हम एहतजाज 23 मार्च से करेंगे, और 23 मार्च को जो है हम एहतजाज और लॉन्ग मार्च की सूरत में इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन अगर हम 3.5 साल की PDM की कारकर्दगी देखें तो वो भी नाज़रीन कोई खातिर ख्वाह नहीं रही। इस PDM से ANP भी जुदा हुई, इस PDM से पीपल्स पार्टी को भी निकाला गया, शो कॉज नोटिस दे के निकाला गया इस्तीफ़ों के मामले पर। वही इस्तीफ़ों का मामला फिर सरगर्म हुआ और इस्तीफ़ों के मामले पर फिर बातचीत हुई, लेकिन फिर वो मौखर हो गया। तो बात यह है कि जब बड़ी जमातें ही मिलकर कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाएंगी तो फिर कैसे आप हुकूमत को टफ टाइम देंगे? सबसे बड़ी जो सूरत हाल है वो है महंगाई की सूरत हाल, और इस महंगाई की सूरत हाल पर अब तक सिवाय एक जलसों के, लॉन्ग मार्च के, कोई एहतजाज के छोटे मोटे, PDM इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाई।
मीटिंग्स होती हैं, एपीसी बुलाई जाती है, उसके बाद पीडीएम का इजलास बुलाया जाता है, एक आध पे जलसा किया जाता है और उसके बाद टाइटा फिश। बीच में तो ये लगता है कि पीडीएम जो है वो नज़र भी नहीं आई। और अब ये पीडीएम जो 4 माह बाद एहतजाज करेगी उसमें पीपल्स पार्टी की मौजूदगी नहीं होगी, और पीपल्स पार्टी जो नून लीग को ऑफ़र कर रही है, तो वो ऑफ़र को नून लीग किस तरीके से ले, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ कौन मौजूद है? सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार, उनसे बात करते हैं। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप किस तरह नई सियासी हिकमत अमली अपनाई जा रही है? हमेशा हमने देखा है कि पंजाब से तब्दीली आती है, आज ही पंजाब एक नई सफबंदी की हिकमत अमली की जानिब बढ़ रहा है। आपको लगता है वाकई पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के कुछ कर पाएंगे? देखिए, तब्दीली तो अगर आप मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो नहीं आ रही तकरीबन पिछले 70, 30, 40, 50 सालों से। तब्दीली 70 के बाद से कोई नहीं आई। अलबत्ता अगर तब्दीली से मुराद जोड़ तोड़ है, नई गवर्नमेंट बननी है, कौन किसके साथ हाथ मिलाएगा, तो जहां इनके मफादात मिल जाएंगे ये इकट्ठे हो जाएंगे, जहां इनके मफादात को तसादुम होंगे ये एक दूसरे के गिरबान फाड़ेंगे। तो मेरे अपने ख्याल को नई हिकमत अमली बन रही है, अवाम में इनकी रूट्स खत्म हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो अभी आपने इलेक्शन देखा, इसमें 18% वोट पड़े हैं। ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, मुस्लिम लीग नून के वोट 50% कम हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत गेन किया है, उस पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, लेकिन हम कॉन्स्पिरेसी थियरीज में नहीं जाते। तो नो रियल चेंज, कोई बड़ी रियल चेंज नहीं है जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज या मौजूदा सेटअप कर सके। हाँ, अलबत्ता जोड़ तोड़ होगा और इशारा कहीं से मिल गया किसी ताकतवर जगह से, तो हुकूमत तब्दील हो सकती है। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं, और मुझे अभी हुकूमत तब्दील होती नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये जो पीडीएम को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है कि जी हम आज की महंगाई पर 4 माह बाद एहतजाज करेंगे, उस पर आपको क्या नजर आता है? ये जबरदस्ती एक उन्होंने तो जान छुड़वाई है ना। हाँ। देखें 4 महीने किसने देखे? किसी ने कहा था ना कि 1 वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो वो तो 23 मार्च की दे रहे हैं, तो 23 मार्च तक पुलों के नीचे से कितना पानी गुजर जाएगा। तो मैंने कहा हमारी सियासत जो है वो वेंटिलेटर पे लगी हुई है। वो जो है वो सियासत को जो है जाली तरीकों से जिंदा रखा गया है। जब मैसेज से पार्टियों के और सियासतदानों के रिश्ते कट जाएं तो सियासत ऊपर जोड़ तोड़ की होती है, उससे अवाम का कुछ लेना देना नहीं होता। वो रोजमर्रा जिंदगी में पिस रहे होते हैं, महंगाई के खौफ में मुब्तला भाग दौड़ कर रहे होते हैं। तो चेंज वेंज वाली कोई बात नहीं है, को की पार्टियां हैं। और ये एक जो यहाँ एक ऐलान जंग कर रखा है इस इश्राफिया अवाम के खिलाफ, उसको ये सारे सपोर्ट करते हैं। तो नो रियल चेंज। और चेंज का क्या मतलब? गुलजार साहब उठ के कोई और बैठ गया तो फिर इस मुल्क के आम आदमी को क्या मिलेगा? और फिर सईद साहब, बात ये भी है ना कि जब 2 बड़ी जमातें आपस में ना हो, ऑपोजिशन तगड़ी ना हो, तो फिर आप हुकूमत की कारकर्दगी पर कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, अपोजिशन की क्या, अपोजिशन के पास उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, कोई बंदा मानते नहीं है। हुकूमत ने कुचल दिया लोगों को महंगाई के साथ, लेकिन उनकी अपोजिशन के पीछे बंदे कोई नहीं आता। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी स्पेक्ट्रम पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी का कुछ से लेना देना, कुछ अवाम से लेना देना नहीं है। लिहाजा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। सईद काजी साहब कह रहे हैं कि मुझे तो कोई ऐसी खास कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है, लेकिन देखना ज़रूर होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या ऐसा तुरुप का पत्ता फेंकते हैं, या क्या ऐसी कोई चाल चलते हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं हुकूमत को अगर कोई टफ टाइम देना हो तो शायद वो यहाँ से ज़रूर आ सकता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करें अवामी इशूज़ की। तो हमेशा एक कीमत मुकर्रर की जाती है किसी भी अशिया की, लेकिन वो जो कीमत मुकर्रर की जाती है, जो निर्ख होते हैं जिनको हम हुकूमती निर्ख कहते हैं, उस चीज़ पर उस कीमत पर कभी हम देखते नहीं कोई चीज़ बिक रही हो। अब दूध की अगर बात करें तो दूध की कीमत को मुकर्रर किया गया, लेकिन पिछले 1 साल से दूध की कीमत 130 रुपये, यानी कि मन जो मुंह मांगे वह जो कीमत है वो वसूल की जा रही है। और अगर हम बात करें कराची में, तो कराची में आज 120 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है दूध, लेकिन उससे पहले जो कीमत थी उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जो सूरत हाल रही वो आवाम के लिए बहुत रही। तो आवाम का इस पर क्या कहना है, पहले ज़रा वो देखिए। इसे अब बोल नहीं सकते, हालांकि मैंने आज खुद अखबार पढ़ा 120 रुपये जारी कर दिए, नहीं करते सस्ते। दूध को तो शुरू से ये रेट है, अभी तो कमिश्नर ने कल का ऐलान किया, ये तकरीबन महीना हो गया कि 140 का बिक रहा है। हर जगह पर कोई कानून नहीं है। अब कराची के अंदर रोटी देखो कमिश्नर के सामने, जिमखाने के सामने,
ये रोटी है आपके सामने 15 रुपए का। कमिश्नर साहब ने पहले भी कहा था कि दूध की प्राइस जो है वो कम होंगी, जो माजी में हो चुका है इस तरह का, और लेकिन दूध वालों ने अपनी मनमानी करते हुए दूध के प्राइस अपने नर्ख पे ही बेचे। इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा कि दूध वाले ही जीत जाएंगे और आवाम पिसती रहेगी। नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है हर जगह। बल्कि ये इस बात को तो छोड़ें, वो डब्बे वाला 160 पता नहीं कितने रुपए तक का मिल रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, जो अपनी मर्जी के रेट हैं हर जगह। जी हाँ, अपनी मर्जी की जाती है। शहर में कहीं 130 तो कहीं 140 रुपए फी किलो पर जो दूध है वो बेचा जा रहा है। अब अगर ये कीमत मुकर्रर भी की गई है दूध की, तो क्या इसी कीमत पर दूध बेचा जाएगा? इसी में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब हैं, चेयरमैन डेयरी एसोसिएशन। शाकिर साहब, पहले भी कई बार आपसे गुफ्तगू हो चुकी है मेरी, लेकिन आज ये हुकूमती निर्ख हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा निर्ख मुकर्रर किए जाते हैं। अब 120 रुपये फ़ी किलो कीमत की गई है दूध की। आप लोग क्या कीमत जो है वो उस पर दूध बेच रहे हैं, और क्या 120 पर आप लोग बेचेंगे दूध? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, देखिए हुकूमती निर्ख जो था वो 94 रुपीस पर लीटर था 2018 में, 2019 में 100 रुपए हुआ, फिर 110 रुपए हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 130 हुआ। तो कमिश्नर साहब ने 4 साल में नोटिफिकेशन जारी ना किया, तो यकीनन फार्मर्स ने या रिटेलर्स ने या होलसेलर्स ने अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक उसमें आज खुद इजाफा किया। तो ये मुमकिन नहीं है जी कि दूध कमीशन कराची की कीमतों में फरोख्त हो, जो नोटिफिकेशन किया। और मैं नोटिफिकेशन की भी आपको बता दूं, नोटिफिकेशन उन्होंने जोर जबरदस्ती किया। हम लोगों से उन्होंने हमें धमकियां देते रहे कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर मलीर, और मीटिंग बर्खास्त होने के 2 घंटे बाद हमें पता चला जी नोटिफिकेशन हो गया। क्या धमकियां देते रहे आपको कमिश्नर कराची? देखें जी, वो कहते रहे कि जी फिर हम आपके फार्म सील करेंगे, दुकानें सील करेंगे, फिर आप जाने और हम जाने इंतजामिया। तो मैंने उन्हें कहा, देखें कमिश्नर साहब, हम यहाँ आए हैं, आप कम से कम हमारी बात सुने। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे हम उसके ऊपर मुत्तफिक होंगे? मैंने उन्हें कहा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक आप नोटिफिकेशन करें। अवामुन्नास हमें जिम्मेदार ठहराती है, जबकि जिम्मेदार हैं आप नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कमिश्नर साहब से बारहा रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने हमारी एक ना सुनी। तो शेख साहब, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? किस तरह से कीमत को आप लोग मुकर्रर करते हैं? असल में जी देखिए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है। उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट, फिर फार्म मैनेजमेंट, और फिर उसमें कंसंट्रेट, ये तमाम चीजें शामिल होके जो पर लीटर जानवर दे रहा है उस पर डिवाइड कर फिर पर लीटर रेट आता है। तो जो हमारे महकमा लाइव स्टॉक ने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई है वो भी 170 रुपए लीटर है। जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 183 रुपए फी लीटर है। जो डिप्टी कमिश्नर मलीर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी तकरीबन 165-70 रुपए लीटर है। कमिश्नर साहब ने सबको नजरअंदाज करके हकायक शवाहिद के मुनाफी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नहीं, तो ये आपने अभी बहुत ही अजीब तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई है कि 185 हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल रही है, फिर आप 140 पे कैसे बेच रहे हैं, 130 पे कैसे बेच रहे हैं, और फिर अगर हुकूमत एक रेट मुकर्रर करती है तो उस पर बेचना तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये सारे मामला अगर आप कमिश्नर कराची को बता रहे हैं और वो नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आवाम क्यों भुगते हैं ये मसाइल? देखें जी, कमिश्नर कराची नहीं समझ रहे हैं तो हम कोर्ट का दरवाजा बजाएंगे। अच्छा। हम पूरा मन एहतजाज करेंगे। हम नेशनल हाईवे पे, मेहरान हाईवे पे, सुपर हाईवे पे अपनी भैंसे लेके आएंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। बात यह है, कमिश्नर कराची धौंस धमकियों से हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम कम कीमत दूध दें। दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब 133 रुपया महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक, हमारे मुताबिक 155 रुपया, और फिर उसमें होलसेलर का, रिटेलर का और फ्रेट शामिल करके 180-85 रुपए उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है एंड कंज्यूमर तक पहुंचते हुए। तो जब तक वो नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे जी, मुझे बताएं। अच्छा शाकिर साहब, आज का रेट क्या है दूध का? जी शहर में तो अब तक 140 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। और यही रेट रहेगा? 120 रुपए पर नहीं बेचा जाएगा दूध? नहीं जी, इंशाल्लाह यही रेट रहेगा और हम इंशाल्लाह अदालत का दरवाजा बजाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपकी दुकान को सील किया गया तो फिर आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? नहीं जी, हम तो डेयरी फार्मर हैं जी, दुकानदार तो बेचारा ऐसी पिसता है। हमारे फार्म को आए ना सील करें, ये आए हमें गिरफ्तार करें, हम खुद आ जाते हैं इन्हें गिरफ्तारियां देने। इन्हें क्या जरूरत है हमारे पास आने की? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाकिर उमर गुज्जर साहब के वक्त का। वो कह रहे हैं
कि हम एहतजाज करेंगे, ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि अदालती दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी कुछ और है और जो कमिश्नर कराची ने रेट मुकर्रर किए हैं वो बिल्कुल कुछ और हैं। तो उस रेट पर दूध नहीं बेचा जा सकता है किसी भी सूरत में, और जो हमारे रेट्स हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी ज़्यादा हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है नाज़रीन के पूरे कराची की मार्केट्स में जो हुकूमती निर्ख होते हैं, जो रेट लिस्ट होती है, उसके मुनाफी ही कीमतें जो हैं वो होती हैं और उस अलग ही कीमतों पर चीज़ें बेची जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद दुकानदार ये कहते हैं कि जो रेट लिस्ट है वो इतनी पुरानी है कि उस पर आज के दौर में अमल करना मुमकिन नहीं रहता है। पुरानी लिस्ट को जो है वो रिवाइज नहीं किया जाता। कमिश्नर कराची आके इस पर देखते नहीं हैं कि चीज़ें किस तरीके से महंगी हो रही हैं, तो पुरानी रेट लिस्ट पर हम चीज़ों को नई कीमत के हिसाब से ही बेच सकते हैं। तो हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मार्केट में मौजूद हैं, उनसे हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे कि वहाँ पर क्या रेट लिस्ट पर जो हुकूमती रेट लिस्ट हैं उन पर अशिया बेची जा रही हैं या फिर अपने ही निरख हैं दुकानदारों के। जी कफील, ये नॉर्थ नौजाबाद में मौजूद हूँ, आप साथ चलेंगे। मैं एक सब्ज़ी की जो ये अगर यहाँ जो ठेला है ये मौजूद, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। पहले एक जो ये आम अगर हम बात कर लें जो यहाँ पर ख़रीदार हैं, अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त ख़रीदारी आप करते हैं तो लिस्टें वगैरह फराम की जो होती है कमिश्नर की, वो आपको मिलती हैं, उसके हिसाब से बिकता है? नहीं, वो उससे नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ, यह तो दुकानदार अपना मर्जी से बेचते हैं। अपनी मर्जी से? हाँ, तो कोई भी चीज़, आलू हो, सब्जी हो, मटर वगैरह है नहीं, लिस्ट नहीं लगा है। लिस्ट नहीं लगाया? अच्छा, ये दुकानदार सर ये बताएं आपके पास लिस्ट का है? सर जी अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या वजह? पता नहीं जी, रोजाना आ जाता है, अभी क्यों नहीं आया कुछ पता नहीं है, रोजाना आ जाता है। उसके हिसाब से तो नहीं बिकती चीज़ें जो प्राइस होती है भाई साहब उस हिसाब से मंडी में भी नहीं देते, सीधी सी बात है। अच्छा, मंडी में भी नहीं देते, ये एक बड़ा जो प्रॉब्लम है। कंज्यूमर राइट जो प्रोटेक्शन जो एसोसिएशन है उसके चेयरमैन भी हैं शकील बेग साहब। शकील साहब, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं मेरे साथ। अगर हम दिखाएं कि ये मोबाइल के अंदर जो प्राइस लिस्ट है, थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा कैसर से कि वो इसको ज़रा जूम करके दिखाएं कि ये यहाँ जो प्राइसेस हैं उसमें कितना डिफरेंस है। ये अगर हम बात कर लें आलू की प्राइस क्या है इसके अंदर अब शकील साहब ज़रा बताएंगे। देखें, इस वक्त अगर हम आलू दर्जा अव्वल की बात करें तो वो 35 रुपये है, 36 रुपये इसकी फाइनल प्राइस है रिटेल पे। तो यहाँ जो है ये कितने का जिस वक्त जा रहा है भाई? 80 रुपये के हिसाब से ये जो आलू है इस वक्त मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। सर क्या हिसाब मिल रही है भाई? 340 रुपये किलो गोश्त। 340? अभी तो हमें 440 का रेट है। ये गोल्डन पीस का रेट है। गोल्डन पीस का रेट है। अच्छा सर, यहाँ कोई आपके पास है लिस्ट? लिस्ट नहीं आ रही। जब यहाँ भी कोई लिस्ट नहीं है, क्या कहेंगे, कौन इम्प्लीमेंट कराएगा? पहली बात ये है कि जो लिस्ट में रेट लिखा हुआ है वो तो है ही गलत है। ये तो नहीं बोलते, ये तो गूंगे बह रहे हैं ना। तो हम ये बता रहे हैं कि उस पर 214 रुपये का रेट है, ये 214 रुपये में नहीं बेचते, ठीक है। इसी तरीके से जो सब्ज़ी वाला है उसका रेट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बेच रहे होते क्योंकि उनका रेट रात को निकलता है। इनके रेट जो है इसके अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है। कौन इम्प्लीमेंट कराएगा मुझे बताएं ना, कंज्यूमर राइट्स आज तक नहीं हो सके, मुख्तसर जानना चाहूँगा। कंट्रोलर जनरल प्राइजेस कमिश्नर कराची का काम है इसको इम्प्लीमेंट कराना, और उसकी मशीनरी जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं या मुख्तारकार होते हैं उनका काम है यहाँ पर आना। अगर वो कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। जी ये साहब शायद बात दिएगा सर, क्या साहब? 800 रुपये किलो है। और हड्डी वाला गोश्त? हड्डी वाला 650। तो यहाँ कोई लिस्ट आती है कमिश्नर की? लिस्ट पे ना कोई डेट लिखी हुई है, 5 साल पुरानी लिस्ट आई है। ये 5 साल पुरानी लिस्ट है जो इनके ये दिखाइए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है, इस पर कोई लिस्ट कोई डेट नहीं है इसके ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये 5 साल पुरानी लिस्ट है। और यही सूरत हाल परचून की जो शॉप्स हैं वहाँ भी कि 2.5-3 साल से वहाँ कोई लिस्ट ही फराम नहीं की गई हैं। तो जो प्राइसेस हैं उस पर अमल दरामद कैसे होगा? और एक आखिरी सवाल शकील बेग साहब, देखिए शकील साहब, इस पर अमल दरामद कौन कराएगा, आवाम कहाँ जाए? देखिए जी, हम तो खुद आवाम के साथ साथ अब आजकल हम भी परेशान हैं, क्योंकि कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो लास्ट कमिश्नर रह के गए उन्होंने सिंगल रेट के ऊपर काम ही नहीं किया। 2 साल तक बिल्कुल ये चीज़ें रुकी हुई हैं। अब ये है कि लास्ट मीटिंग के अंदर कमिश्नर कराची ने कहा कि हम बिल्कुल इसको ठीक करने जा रहे हैं, गोश्त की कीमतों को भी, और कराची ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन वो कब ठीक होगा, कब आवाम को रिलीफ फराम हो सकेगा, ये बहुत मुश्किल सवाल है। क्योंकि कराची हो या मुल्क का कोई भी दीगर जो हिस्सा हो, वहाँ पर आवाम ज़ायद नर्ख पर चीज़ें जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है और उसे कोई पूछने और देखने वाला नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया पर कफील अहमद। कुछ ऐसी सूरत हाल हर शहर की, लेकिन कराची का तो बहुत ही बुरा हाल है।
कराची में हर मार्केट की अपनी कीमत है, वहाँ पर बिकने वाली चाहे सब्ज़ी हो, फल हो या गोश्त हो या फिर दालें और दीगर अजनास, सबकी अपनी अपनी कीमतें हैं। और जो कंज्यूमर की जो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके बाद से अगर हम देखा जाए तो आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। बस एक रेट लिस्ट है जो आवेज़ा कर दी जाती है, वो कौन से साल की है, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बात करेंगे। 2016 मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला ये मंसूबा, जिसे कल वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताह करेंगे और जाहिर है इस पर भी बात की गई। मुस्लिम लीग नून ने आज अलामती इफ्तिताह भी किया और मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि ये 80% मनसूबा हमारे दौरे हुकूमत में मुकम्मल किया गया, 20% काम करके अपने नाम की तख्ती तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगाना चाहती है। इसी पर हम ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैर साहब, अब ज़ाहिर है आपके दौरे हुकूमत में ज़रूर ये शुरू हुआ मनसूबा, लेकिन काफ़ी अर्से ये मुअत्तल भी रहा और अब जाके कंप्लीट हुआ है। ज़ाहिर है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इफ्तिताह तो उन्होंने ही करना था, फिर आज आप लोगों ने अलामती इफ्तिताह क्यों किया जाके? एक तो आपने खुद ही बता दिया मुअत्तल क्यों रहा। हमारे जमाने में तो नहीं मुअत्तल रहा था, पीटीआई के दौर में मुअत्तल रहा था। उससे पहले ही हो गया था 2017 में। देखे ना, सबसे पहले चीज ये नहीं, कहाँ से मुअत्तल रहा, किसने बताया आपको? अच्छा, कौन से न्यूज चैनल ने बताया? नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ जो इन्फॉर्मेशन है। कर रहा था। अच्छा ठीक है, नहीं रहा गलत इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। पीटीआई की पहला मसला ये है कि पीटीआई या तो ये हो ना कि अपने शुरू किए हुए कोई मंसूबा बताते हैं पूरे पाकिस्तान में, अपना शुरू किया हुआ, या तो ये है ना चले हमें छोड़ दें कि जी इतना कोई बता दे ना। LNG टर्मिनल लग गया, बनाना शुरू करना था ना, अभी तक पहली ईंट नहीं लगी है। अगर ये मंसूबा हमने शुरू ना किया होता तो ये पहली ईंट भी ना लगती। अच्छा, उसकी प्लानिंग होती है, उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वफाकी हुकूमत की, वो हमने मुकम्मल कर दी थी। सिर्फ मसला ये था कि वो एक तो, और ये कराची में हमने जितने भी हमारे मंसूबे थे मेट्रो के हवाले से या ऑरेंज ट्रेन के, वो सूबाई हुकूमतों के थे, पंजाब ने अपने पैसों से बनाया था। ये पहला मंसूबा लियारी एक्सप्रेस वे या पानी का K4 मंसूबा जिसने वफाकी हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ की थी उन्होंने ये स्टार्ट किया था और इसमें 90% उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई थी। अब वो तो 2018 जून से पहले अगर पीपल्स पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले अरेंजमेंट के तहत जब तक हम वफाक में थे कि जी वो ट्रेनों को, ये जो बसेस हैं वो मंगवाएंगे और जो स्टेशन का ऑपरेशन सिस्टम है वो लगाएंगे, तो उन्होंने ट्रेनें मंगवाने में बिड्स हो गई थी। भाई आप खुद पीपल्स पार्टी वालों से पूछेंगे क्या बिडिंग हो गई थी बसों की या नहीं नवंबर 2017 में? तो बिड इसलिए थी कि हमारा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये बसेज आ जाएंगी, तो इस वजह से था। अच्छा, तो जो भी वहाँ के रहने वाले जो पिछले 4 साल से देखा हुआ है, 3 साल से देखा हुआ है कि जी वहाँ वो लाइनें बन चुकी थी, अब इन्होंने करना था। ये है इतने न कम, या तो ये हो ना कि अच्छा वैसे भी 3.5 साल के बाद, और दूसरी रीजन ये थी कि ये क्यों इसमें डिले कर रहे थे, जो मुअत्तल आप कह रही है ना, वो इसलिए कर रहे थे जिस तरह से ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में जबरदस्ती रुकवाई हुई थी। ये जबरदस्ती रुकवाई थी क्योंकि इसकी वजह से फिर BRT पेशावर बदनाम होता था कि BRT का जो मंसूबा था वो ऐसे फिर लगता था ना कि क्वेश्चन होता है कि भाई ग्रीन लाइन PMLN की, इसका मतलब वो काफी कुछ करके गए होंगे, ये क्यों नहीं हो सकता? इस वजह से पहले BRT जब तक इफ्तिताह नहीं हो गया उस वक्त तक ऑरेंज लाइन ट्रेन का लाहौर में शुरू नहीं किया, और ये यहाँ। अच्छा, ये तो शुरू नहीं करना चाहते थे। अगर मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत होता तो कितने साल में ये कंप्लीट हो जाता 2021 के बजाय? 2021 में नहीं, 2018 में कंप्लीट होता। 2018 में आप लोग कंप्लीट कर देते ये 2 साल में? हमने करना, देखा ना, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था और फिर उसके अलावा जो बसेस आनी थी और
स्टेशन का वो जो ऑपरेशनल सिस्टम है बस वो लगाना था। या तो ये ना कि नून लीग ने कभी किया ना हो, जो हमने लाहौर की मेट्रो बनाई थी वो 11 महीने में बनाई थी, हमने मुल्तान की मेट्रो हमने पिंडी और इस्लामाबाद की मेट्रो 1.5-2 साल में बनाई थी। या तो ये ना कि हमें पता ही नहीं। और दूसरी तरफ पीटीआई का ऐसा रिकॉर्ड है जी, वो देखें पुराना प्रोजेक्ट फलाना प्रोजेक्ट इन्होंने साल में कंप्लीट कर लिया था, फलाना प्रोजेक्ट इन्होंने 1.5 साल में कंप्लीट। इनका तो कोई एक मंसूबा बता देना, एक मंसूबा। हम तो यहाँ कराची में 2 टर्मिनल बने हुए ना LNG के, 2 बोर्ड कासे में वो बिजली के मंसूबे 1.5-2 साल में कंप्लीट कर दिए थे, जिसकी वजह से बिजली भी मिल रही है। थर में जितने बिजली के कारखाने थे उसकी थर में खुदाई हो के उसकी वो कोल निकाल के बिजली के कारखाने लगा के चला भी दी हमने। और यहाँ ये कोई हमें बताए ना कि भाई हमने ये कर दिया कोई एक प्रोजेक्ट। अच्छा जुबैर साहब, आज हुआ क्या था वैसे जब आप लोग गए वहां पर, तो किस बात पर बदमज़गी हुई थी, क्या मामला हुआ था? बदमज़गी ये हुई थी कि एक हम समझते एक रस्मी तौर पर वो उसका इफ्तिताह करेंगे, वो जो कटाई होती है, हम उस जगह कर रहे थे जहाँ फुटपाथ है, जहाँ से सारे लोग गुजरते हैं सारा दिन। कोई हमने लॉ नहीं ब्रेक किया। कोई एक बता दे ना, रेंजर्स बता दे कि लॉ ब्रेक, और रेंजर्स क्यों कर रही थी, पुलिस क्यों नहीं मना कर रही थी? इसका मतलब ये तो ऑर्डर वफाक की तरफ से आए थे ना। अच्छा, कि इनको नहीं। अभी आप एक देखे ना, एक सेक्रेटरी जनरल है, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है, मिस्टर इस्माइल साहब हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं था फॉर्मर गवर्नर। नहीं तो कोई एक थोड़ा सा लिहाज होता है कि भाई बात भी नहीं कर रहे थे, सीधा सीधा मार रहे थे। सही, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जुबैर साहब, ये बता क्या सूरत हाल हुई। और जब ये अलामती इफ्तिताह करने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की और फिर ये सारी बदमज़गी हुई। लेकिन उनका कहना ये था कि ये हमारे दौरे हुकूमत का मंसूबा था, हम सारा काम करके जा चुके थे, सिर्फ अपने नाम की तख्तियाँ लगाई जा रही हैं। तो तहरीक इंसाफ से फिरदौस नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फिरदौस साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कि मोहम्मद जुबैर साहब क्या कह रहे थे, तो ये मंसूबा इतने अरसे पर ताख़ीर का शिकार क्यों रहा और क्या वजह थी कि हुकूमत ने इतना टाइम लगा दिया इसको कंप्लीट करने में? जब मुकम्मल कर चुके थे ये मंसूबा तो हमने क्यों टाइम लगाया? हमने तो नहीं लगाया ना। आपने नहीं लगाया? हिस्सा था वो तो नहीं देखिए ना, जो इन्हीं ने बात कही कि हमने ये मंसूबा मुकम्मल कर दिया था 2080%, तो सिर्फ बसों ने आना था। नहीं कहा हम 2018 में मुकम्मल करते थे। हाँ जी, तो भाई क्यों नहीं मुकम्मल हुआ? तो वो तो थे नहीं ना। बसें किसको ला दी थी? नहीं, बसें किसको ला दी थी इनके मंसूबे पे? किसकी गलती थी फिर? सिस्टम किसने लादा था इनके मंसूबे ने? सूबे को। स्टेशन किसने मुकम्मल करने थे? सूबे ने। किए किसने? तो नकवी साहब, सूबे की मदद जो करनी थी वफाक ने करनी थी ना, इस मंसूबा वफाक का था। देखिए बात ये ना, जो काम सूबे ने करना था वो जब सूबे ने नहीं किया, वो वफाक ने टेक ओवर किया और उसके बाद वो काम मुकम्मल किया। इसी सूबे में एक ऑरेंज लाइन बननी थी जो इस ग्रीन लाइन के साथ थी, जरा पूछ लीजिए उस लाइन की लेंथ। अच्छा, ये जरा बता दें, एक कंफ्यूजन है ना, कितने फीसद मुकम्मल था और कितने फीसद तहरीक इंसाफ ने इसको मुकम्मल किया मंसूबे को? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस मंसूबे के अंदर और जो मंसूबा वो था उसमें जो बुनियादी फर्क आया वो बसों को लाना वफाक की जिम्मेदारी बन गई, IT सिस्टम बनाना वफाक की जिम्मेदारी बन गई, और इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का एग्रीमेंट करवाने पे जो टाइम लगा वो लगा। और अब कराची के अंदर ये मंसूबा हो गया। जो ये ऑरेंज लाइन की बात करते, इससे ज्यादा वाहियात किस्म की बात मैंने जुबैर से कभी नहीं सुनी, इससे कि जरा उस मंसूबे की फीजिबिलिटी और उसके अंदर जो प्रॉब्लम है बड़ा जो है। जो ये बात कहते हैं कि हमने पावर स्टेशन बनाया, इनको शर्म आनी चाहिए। पावर स्टेशन जो है वो प्राइवेट कंपनीज ने बनाया है और उनका प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है एज अ गवर्नमेंट। इससे कि उसके ऊपर पेनल्टीज होती है। अब ये कह दीजिए जो एग्रो का टर्मिनल बन रहा है या एग्रो का पावर प्लांट बनाया या SCCMC का कोल माइन बनाया, वो भी यही ने बनवाया, इन्हीं ने कोई नहीं बनाया। SCCMC एक प्राइवेट कंपनी है। ये जो
लक्की का पावर प्लांट लगा है वो एक प्राइवेट कंपनी ने लगाया है, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। हर बात का फजूल में क्रेडिट लेने का इनको बड़ा शौक है। मेरे को कभी प्राइवेट कंपनीज को ठेके दिए जाते हैं। पेशावर बीआरटी को अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अवार्ड मिला है फॉर बीइंग अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो ये हम इस मुकाबले में नहीं चलते। हमें ये पता है इस शहर कराची को पावर अंडर हमने दी है। इस शहर कराची के अंदर K4 का मंसूबा PMLN की हुकूमत ने शुरू किया था और कब से शुरू हुआ हुआ था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। हमने दोबारा उसको शुरू कर रहे हैं। हम उसका डिजाइन चेंज किया, पाइप सिस्टम पे ला रहे हैं। इनका जो बनाया हुआ मंसूबा था वो डिजाइन फेलियर में चला गया। कई बार तो उसका डिजाइन ही चेंज हुआ है। सही कह रहे हैं आप फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। K4 का मंसूबा 12 साल से हुआ है, उस पर भी अभी तक कोई काम खास शुरू नहीं हुआ है। देखते हैं फिर क्या होता है। खैर, ये ग्रीन बस लाइन क्या है, किस तरीके से ये काम करेगी, कितनी बसें हैं जो पहुंच चुकी हैं, रूट कहाँ से कहाँ तक होगा और कितनी आसानियां हो जाएंगी हम कराची वालों के लिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ही दरम बरम है। हमारे नुमाइंदे राव अफनान बताएंगे इस हवाले से। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा बिल आखिर उसका आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुमकिना तौर पर ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने कराची पहुँचेंगे। ग्रीन लाइन बस मंसूबे की 80 बसेस कराची आ चुकी हैं। 25 दिसंबर से इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। 15 रोज़ जो है ग्रीन लाइन बसेस ट्रायल पर चलाई जाएंगी। BRT ग्रीन लाइन बस सिस्टम जो है वो मुनफरिद कैसे है, शाह जमान साहब ऑपरेशन हेड है, उनसे जानेंगे। सर, मुनफरिद कैसे बनाता है ग्रीन लाइन बस मंसूबा, ये जदीद कैसे है, कितने स्टॉप्स होंगे, किराया क्या होगा, वो बताइए। थैंक यू। ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट जो है वो अपने डिज़ाइन, अपने साइज़, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने फ़ीचर्स, अपनी सीटिंग कैपेसिटी, अपने डेडिकेटेड ट्रैक और पैसेंजर्स को फैसिलिटी के लिए और सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए ये अपने आप को दूसरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से यूनिक करता है। किराया क्या होगा सर? किराया 15 to 55 रुपीज़ होगा स्टेज वाइज, जो कि सिंध का टैरिफ फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, 22 किलोमीटर जो है वो ट्रैक मुकम्मल हो चुका है। 22 स्टॉप हैं इसके पहले मरहले के अंदर। नुमाइश चुरंगी से सरजानी तक जो है ये बसेस चलाई जाएंगी। 25 दिसंबर से इसका आगाज़ हो जाएगा। 3 स्टॉप की तामीरात का सिलसिला ताहल जारी है। आगे की क्या सूरत हाल है, मैं और कैमरामैन कैसर हबीब आगे। जी बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस स्टेशन पर। 14 किलोमीटर का तवील सफ़र हमने अपनी सवारी पर तय किया है और यहाँ की सिक्योरिटी ने मज़ीद कवरेज से इसलिए रोक दिया क्योंकि अब भी तरक्याती काम जारी है। मजबूरी तौर पर 70 बरकी ज़ीने हैं ग्रीन लाइन राहदारी पर, जिस पर 84 सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। यौमिया 3 लाख रुपए इन सिक्योरिटी गार्ड पर खर्च किया जाता है। कैसर हबीब आपको दिखा सकते हैं कि एलिवेटर की मौजूदा क्या सूरत हाल है। खस्ता हाल हो चुके हैं बरकी ज़ीने, कल इफ्तिताह होना है और मौजूदा ये सूरत हाल है। यहाँ जो शहरी हैं उनसे जानेंगे। सर, ये बताएं, कल इफ्तिताह होने जा रहा है लेकिन अभी भी सूरत हाल बड़ी खस्ता है। कल वज़ीर आज़म आएंगे, क्या कहेंगे आप? ये फ़िलहाल तो ये मुश्किल ही है इफ्तिताह, क्योंकि ये नहीं हर स्टेशन पे इस तरह हुआ है। तकरीबन हर स्टेशन पर यही सूरत हाल है। शहरी आपको बता रहे थे और यहाँ पर जो तैनात सिक्योरिटी है उन्होंने ये कहकर रोक दिया कि ब्रिगेडियर गजनफर साहब जो उनके सिक्योरिटी हेड हैं उनकी जानिब से ये मैसेज कन्वे किया गया है कि मज़ीद मीडिया कोई कवरेज नहीं करेगा। गवर्नर साहब आकर जायज़ा लेकर जा चुके हैं। अब मज़ीद कवरेज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जब इफ्तिताह करने पहुँचेंगे तभी मुमकिन हो सकेगी। आगे की क्या सूरत हाल है मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, मज़ीद 4 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अब हम पहुँचे हैं पटेल पाड़ा स्टेशन पर। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि पटेल पाड़ा स्टेशन की मुरम्मत की जा चुकी है, इसे फंक्शनल किया जा चुका है। जैसे तमाम जो बरकी ज़ीने थे उससे मुताल्लिक हमने आपको दिखाया कि उनकी क्या खस्ता हाल सूरत हाल है। शहरी ने भी बताया कि तमाम बरकी आलात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। अब उन्हें दोबारा मुरम्मत बहाल किया जा रहा है ताकि कल वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह कर सके। आखिरी स्टेशन होगा नुमाइश चुरंगी।
उसकी क्या सूरत है मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे अकब में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार भी नज़र आ रहा है। 21 किलोमीटर की ग्रीन लाइन मंसूबा राहदारी यहाँ मुकम्मल हो चुकी है, जिसका पहले मरहले में कल इफ्तिताह होने जा रहा है, जबकि 1.8 किलोमीटर पर मज़ीद तरक्याती काम जारी है। आप देख सकते हैं कि धूल मट्टी मलबा ताहाल पड़ा हुआ है और तरक्याती काम तातुल का शिकार नज़र आता है। ग्रीन लाइन मंसूबे को सरजानी टाउन से शुरू होकर म्यूनिसिपल पार्क एम ए जिन्ना रोड तक मुकम्मल होना था। 26 फरवरी 2016 को इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया। 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, 26 अरब रुपए लागत आ चुकी है, लेकिन ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। अब कल इसका वज़ीर आज़म इमरान खान आकर इफ्तिताह करेंगे, जबकि 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन राहदारी मुसाफिरों के लिए खोल दी जाएगी। ये राव अफनान बड़ी अच्छी हमारी रिपोर्ट उन्होंने की, किस तरह से ये मंसूबा मुकम्मल अब तक हुआ है। लेकिन मैं एक रिपोर्ट बता रही हूँ जिसमें कराची में तकरीबन 14 मिलियन अफराद हैं जो रोज़ सफ़र करते हैं, जिसमें से 52% ऐसे इनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है और तकरीबन 42% ऐसे हैं जो कि निजी यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ऐसी है, तकरीबन 15,000 जदीद किस्म की हमें बसें चाहिए, तब जाके सूरत हाल बेहतर होगी सारे अगर जोग्राफियों को देखा जाए। लेकिन फ़िलहाल हमें 80 बसों पर इक्तिफा करना होगा और जो बाकी हमारी ट्रांसपोर्ट की हालत है वो आपके सामने ही है। नाज़ ओमिक्रॉन की बात कर लें, जिसमें एक मुश्तबा केस जो कि कराची में सामने आया, जिसकी जो वजारत सेहत है वो ये कहते हैं कि अभी फ़िलहाल तस्दीक नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि केस अलबत्ता मुश्तबा है। एक खातून है 57 साल की जिनमें ये कोरोना की तस्दीक हुई है, उनको फ़िलहाल करंतना कर दिया गया और जिस इलाके में वो रिहाइश पजीर हैं जहाँ उनकी रिहाइश गाह है उसको भी वहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की जो है वो तजवीज़ दी गई है। अलबत्ता हमारे पास क्या सूरत हाल है कि हमारे पास ऐसी किट्स मौजूद हैं कि जिसमें हम ओमिक्रॉन की तस्दीक कर सकें, इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे बताइएगा कि ये खातून जिनमें तस्दीक हुई है, क्या ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है? सो देखिए, ऐसा है कि जब भी हम वेरिएंट्स के देखते हैं कि ये कोई वायरस वेरिएंट है कि नहीं है, तो उस पर हम कई टेस्ट करते हैं। तो जो इब्तदाई टेस्ट इस पे आए हैं उस पे लगता है कि शायद ये ओमिक्रॉन निकलेगा, मगर इसकी जो वजाहत है, जो फाइनल टेस्टिंग है वो अभी जारी है, उसमें 1 हफ्ता लगेगा उसकी रिपोर्ट आने में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी किट्स मौजूद नहीं है फिलहाल जिससे हमें फौरी पता चल पाए कि ये वेरिएंट कोरोना ही है या कोई और है? अभी फिलहाल वो मौजूद नहीं है कि हम फौरी तौर पे बता सकें कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं है। ये वाली किट्स अभी आ रही हैं, मगर फिलहाल के लिए अभी फौरी तौर पे हम नहीं बता सकते। तो डॉक्टर ने मुश्तबा कैसे करार दिया है फिर इन खातून को? क्योंकि होता यह है कि जब भी जो भी हमारे पास कोविड के केसेस आते हैं उनके अंदर हम लोग वेरिएंट टेस्टिंग ज़रूर करते हैं, और ये जो वायरस है इसके अंदर जो कॉमन वेरिएंट्स हैं, आम जो पाए जाने वाले वेरिएंट्स हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह, वो इनका नेगेटिव है और उसमें से कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जो कि हम ओमिक्रॉन में देखते हैं। तो इसी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि ये शायद ओमिक्रॉन निकलेगा। तो डॉक्टर साहब उनको अलामात क्या थी? अलामात इनको नॉर्मल कोविड वाली थी। इनकी टेस्टिंग जो थी वेरिएंट की वो किसी अलामात की बुनियाद पे नहीं भी थी। जैसे कि मैं बताया, आखान में हम लोग रैंडम टेस्टिंग करते हैं वेरिएंट के, और ये WHO की तरफ से हमारा ये सिस्टम है। मुल्क में कई सेंटर्स करते हैं, हम भी वही सेंटर शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे। उनका कहना ये था कि इन खातून को इसलिए मुश्तबा करार दिया गया है कि उनका जो टेस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें वो तमाम वेरिएंट नहीं हैं जो फ़िलहाल थे, और ओमिक्रॉन का एक कहा गया है कि 1-2 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी तो फिर तस्दीक होगी कि ये जो केस है ये ओमिक्रॉन का है या फिर ये कोई और वायरस है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।